हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पवन गर्ग एंड आई एम फिजिक्स फैकल्टी एट रेजोनेंस कोटा। ठीक है, तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमें आईजेएसओ स्टेज 1 के नेक्स्ट चैप्टर फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लेके आए हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आईजेएसओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की थी। आईजेएसओ कब होता है, ठीक है, क्या उसके अंदर डेट्स वगैरह, और इसके अलावा आईजेएसओ से क्या बेनिफिट्स है, वो सारे लिंक वो आप रेजर पीसीसीपी की साइट पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं एक चैप्टर ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आए हैं फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, एक एक करके हम सारे चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और अब इसमें स्टार्ट करते हैं। तो फिर फर्स्ट क्वेश्चन, a certain force applied to a body A gives it an acceleration of 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द सेम फोर्स, ठीक है, जो फोर्स एक बॉडी ए पर, ठीक है, तो अगर हम बॉडी ए की बात करते हैं, सपोज ये बॉडी ए है, ओके, इस बॉडी ए पर अगर मैंने कलर चेंज कर लेते हैं, तो ये बॉडी ए है जिस पर हमने एक फोर्स लगाया एफ, जिसका अमाउंट मुझे नहीं पता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें वो नहीं दिया, लेकिन एक्सेलरेशन हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसी तरह से बोला कि द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू बॉडी बी। ठीक है, अगर मान लो कोई और बॉडी बी है, उस पर सेम फोर्स एफ अप्लाई किया, तो उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा था वो कितना आ रहा था आपको, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इफ द टू बॉडीज आर ज्वाइन टुगेदर, यानी आपने दोनों बॉडीज को ज्वाइन कर दिया, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, सेम फोर्स अपन अप्लाई कर रहे हैं, यानी एफ ही इसके ऊपर भी अप्लाई किया। अब आपको जो एक्सेलरेशन है वो फाइंड आउट करना है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब करना क्या है इसमें, तो अगर हम देखें कि मान लो इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, राइट। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए लिखूं तो F इक्वल टू m1 इंटू ए हो जाएगा, यानी कि F इक्वल टू m1 मल्टीप्लाइड बाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो F इक्वल टू m2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। और अगर इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, F इक्वल टू टोटल मास m1 प्लस m2 हो गया, क्योंकि दोनों बॉडी कंपोजिट हो गई है, दोनों को जोड़ चुके हैं अपन, उसके बाद F फोर्स लगा रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन जो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। अब m1 और m2 की वैल्यू हमें नोन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से हम m1 और m2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से m1 की वैल्यू कितनी आएगी, f बाई 10, और यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी आएगी, f बाई 15। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास f इक्वल टू आ जाएगा m1 की वैल्यू f बाई 10 प्लस f बाई 15 होल मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो f कॉमन आके शहीद हो जाएंगे, 10 और 15, अगर मैं इसको बात करूँ तो इधर 1 बचेगा, इधर एलसीएम ले लेते हैं 30, तो इधर आएगा 3 प्लस 2 होल मल्टीप्लाइड a। तो इससे हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हो जाएगी 30 बाई 5, 35 यानी कि कौन सा आंसर आ जाएगा अपने पास, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ओके, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पहले भी इंडिकेट कर चुका हूँ पिछले लेक्चर में, वैसे ही मैं अभी आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा देता हूँ कि जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कोशिश करें कि जब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, तब इसको पोज करके आप खुद ट्राई करें और उसके बाद आप इस वीडियो को आगे देखें। ठीक है, कि आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं, ठीक है, ताकि साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी चलती रहे।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व फ्रिक्शन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। किस वाले केस में फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, राइटिंग ऑन अ पेपर यूजिंग पेंसिल, ठीक है। तो जब हम पेंसिल से हम कि कुछ भी लिखते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है, जो पेपर का फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से पेपर जो पेंसिल है उसकी लीड या यो कह सकते हो कि उसका जो ग्रेफाइट कार्बन है वो वहाँ चिपक जाता है, ठीक है, और उसकी वजह से मार्किंग होती है, ठीक है। तो फ्रिक्शन के बिना वो नहीं चिपकेगा। अगर हम उसको ऑयली कर दे पेपर को तो लिखना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यानी यहाँ फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी, जबकि हमें बोला है नॉट इन्वॉल्व फ्रिक्शन, ठीक है। कहाँ फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है, कहाँ फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। सेकंड की बात करें, टर्निंग अ कार टू द लेफ्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल रोड, तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी बॉडी सीधी जा रही है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया वो बॉडी हमेशा सीधी जाती रहनी चाहिए जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगे। तो अगर उसे टर्न करना, उसकी डायरेक्शन को चेंज करना आपको, तो अगेन एक फोर्स चाहिए होगा, और वो फोर्स रोड का फ्रिक्शन जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो हमारे सड़क है उसका फ्रिक्शन जो है वो ये फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन की हमें जरूरत पड़ रही है। सी अ कार एट रेस्ट पार्क्ड ऑन स्लोपिंग रोड, ठीक है, स्लोपिंग रोड, ठीक है, किसी भी इंक्लाइंड रोड है उसके ऊपर कोई कार पार्क हो रही है। अब ऑब्वियसली बात है, अगर ये कार पार्क हो रही है इंक्लाइंड रोड पे, ठीक है, तो mg जो है वो चाहेगा कि ये नीचे की तरफ आ जाए। mg का जो कंपोनेंट हम करते हैं, ठीक है, mg अगर हम इस डायरेक्शन में माने तो इधर mg cos थीटा जो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा, और इधर mg sin थीटा जो कंपोनेंट है वो इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा इस कार को, ठीक है। अब ये जो mg sin थीटा की वजह से ये कार नीचे आ रही है, इसे रोकने के लिए अगेन हमें फ्रिक्शन की जरूरत होगी, ठीक है। तो जो ग्राउंड है उसका फ्रिक्शन इस कार को रोक के रख सकता है। जब आप ब्रेक खींचते हैं, ठीक है, कार पे, तो उस केस में आपने टायर्स को रोक दिया। अब वो टायर स्लाइड करते हुए भी आ सकते हैं अगर फ्रिक्शन ना हो तो जो रोड है उसका फ्रिक्शन उन टायर्स को स्लाइड नहीं करने देता, और उस वजह से वो कार वहां पर जाम रहती है, ठीक है, मूव नहीं करती। डी की बात करें, मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, ठीक है। अब जी डी ऑप्शन है उसमें सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि अर्थ के चारों तरफ जब सैटेलाइट घूमता है तो उस केस में जो सैटेलाइट है उसके ऊपर जो मोशन लगता है, ठीक है, उसका जो मोशन हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है अगर हम बात करें तो ये जो अर्थ है इसका सेंट्रीपिटल फोर्स, ये कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या कौन प्रोवाइड कर रहा है, इस अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है इसकी वजह से ये लगातार घूमती रहती है, ठीक है। तो यहां पर कहीं भी दो सरफेस के बीच में दो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, यानी कि कहीं भी हमें कांटेक्ट फोर्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, जबकि फ्रिक्शन हम जानते हैं कांटेक्ट फोर्स होता है, ठीक है। तो यहां हमें फ्रिक्शन फोर्स की कोई जरूरत नहीं हो रही है, यानी डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, व्हेन अ कार टर्न्स ऑन अ कर्व्ड रोड यू आर पुश्ड अगेंस्ट वन ऑफ द डोर्स ऑफ द कार बिकॉज ऑफ, ठीक है। जब कार टर्न हो रही है, ठीक है, तो जैसा कि हमने बात की कि भाई जो कार है वो सीधी जाना चाहती है, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी है उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए तो क्या होता है, वो अपने इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में रहेगी, यानी वो सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में सीधी जाना चाहती है, ठीक है। तो उस केस में अगर हम कार के अंदर बैठे तो हमारी जो बॉडी है वो भी सीधी जाना चाहती है, ठीक है। अब कार पर तो जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वजह से वो घूम जाती है, ठीक है। हमने स्टीयरिंग घुमाया, फ्रिक्शन उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा और उसकी वजह से वो घूम जाएगी। लेकिन हमारी बॉडी जो है वो सीधी जाना चाह रही है, ठीक है। इस वजह से हम आगे बढ़ जाते हैं और कार इधर टर्न हो जाती है, तो हम एक डोर से जाके, यानी हम राइट साइड, अगर लेफ्ट साइड में कार टर्न कर रही है तो राइट साइड में हमें एक फोर्स मिलता है और हम उस पर कार से जाके चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, ठीक है, तो हमारा जो इनर्शिया ऑफ मोशन है उसकी वजह से हमें ये एक्सपीरियंस हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, वो इनर्शिया होगा। क्लियर। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस शोर इन द फिगर बिलो, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, ठीक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो अगर हम जानते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो हमेशा बैलेंस्ड फोर्स की रीडिंग देता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं इसको कि सपोज करो ये अपने पास एक स्प्रिंग है,
स्प्रिंग में इधर 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब अगर आपने इस स्प्रिंग को नहीं पकड़ा है इधर से तो क्या होगा सोच के देखो, तो वो 2 न्यूटन फोर्स लगाते ही वो स्प्रिंग आपके साथ ही आ जाएगी, अगर आपने उधर से नहीं पकड़ रखा है तो, ठीक है, वो आपके साथ ही आ जाएगी। तो ना स्प्रिंग एक्सटेंड हुई ना उसमें कोई फोर्स डेवलप हुआ। इसका मतलब उस टाइम पर जो स्प्रिंग है उसकी रीडिंग कितनी होगी, 0, ठीक है, वो स्प्रिंग कोई रीडिंग नहीं दे रही। रीजन क्या है कि 2 न्यूटन आपका जो है वो अनबैलेंस्ड फोर्स है, इधर से कोई बैलेंस करने के लिए फोर्स ही अवेलेबल नहीं है। अब अगर मान लो मैं इधर से भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा देता हूं या किसी चीज से बांध देंगे तो वो भी एक्चुअली 2 न्यूटन के बराबर फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, स्प्रिंग एक्सटेंड होगी, और स्प्रिंग एक्सटेंड होगी तो वो रीडिंग देगी, ठीक है। तो वो रीडिंग कितनी देगी, तो ऑब्वियसली बात है, जैसे आपने कभी सिलेंडर वगैरह आपके घर पे आता है तो उनके पास एक स्प्रिंग बैलेंस होता है, ठीक है। अगर हम उनसे कहे कि भाई इस सिलेंडर को तोल के बताएं तो वो क्या करते हैं, उस स्प्रिंग बैलेंस को सिलेंडर से लटकाएंगे, एक हाथ से उसको उठा देंगे ऊपर, तो क्या होगा, सिलेंडर के जितना वेट था उतना ही वेट आपके हाथ को लगाना पड़ेगा। दोनों वेट जो है अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, उसकी वजह से स्प्रिंग एक्सटेंड होगी और वो रीडिंग दे देगी जो भी सिलेंडर का वेट है, ठीक है। तो यानी उसने बैलेंस फोर्स की रीडिंग दी है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड से बराबर फोर्स लग रहा था तभी सिलेंडर स्टेबल हुआ था हवा में, ठीक है। तो उसने किसकी बात करिए, बैलेंस्ड फोर्स की रीडिंग दी है, तो स्प्रिंग जो है वो बैलेंस्ड फोर्स की रीडिंग देती है। अब अगर हम इस डायग्राम में आए तो इस केस में ये पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, यानी इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब कोई अनबैलेंस्ड फोर्स इसमें नहीं लग रहा है। तो अब इस केस में अगर हम बात करें तो यहां पर जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ वो कितना लगेगा, 0.2 इंटू जी, ठीक है, 0.2 जी। तो जैसा हमें ऑप्शंस दिया उसके हिसाब से हम देखें तो जी की वैल्यू हमें 10 ले सकते हैं। तो 0.2 इंटू 10 यानी कि 2 न्यूटन के बराबर का फोर्स इस पर इसका वेट होगा जो नीचे की तरफ लग रहा होगा। और क्योंकि ये सिस्टम रेस्ट पर है इसका मतलब इस टेंशन की वैल्यू भी कितनी होगी, 2 न्यूटन के बराबर, ताकि ये यहाँ पर बैलेंस कंडीशन में रह पाए। और क्योंकि ये सिमिलर एक ही रस्सी चल रही है तो यहाँ का टेंशन भी इसके बराबर ही होगा, यानी इस टी की वैल्यू कितनी होगी, 2 न्यूटन, ठीक है। और इसे रोकने के लिए इस टी की वैल्यू भी कितनी होगी, 2 न्यूटन। अब सोच के देखें तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है इस पर दोनों साइड से 2 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, यानी इस स्प्रिंग की रेडिंग कितनी होगी, जो बैलेंस फोर्स है दैट इज 2 न्यूटन, उसके बराबर होगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड with sides A, B, C are in the ratio 3:2:1 is kept on uniformly rough horizontal surface, ठीक है। एक ही रफ होरिजेंटल सरफेस है जिसपे अलग अलग मतलब सेम एक रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइप्ड है, उसको अलग अलग ओरिएंटेशन में रखा है। ओरिएंटेशन मतलब उसकी पोजीशन चेंज की है कि एक बार इसको इस सरफेस के पैरेलल रख दिया, एक बार इसको खड़ा करके ऐसे रख दिया, ठीक है। तो अलग अलग ओरिएंटेशन में रखा है उसको। द वैल्यू ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है हम जानते हैं, इसको हम एफ एस मैक्स से रिप्रेजेंट करते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन को। उसकी वैल्यू होती है म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, राइट, ठीक है। तो एफ एस मैक्स की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस क्या है, म्यू एस एक कोफिशिएंट है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इसको बोलते हैं। ये किस पर डिपेंड करता है, ये सरफेस की रफनेस पर डिपेंड करता है कि जो दो बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ रही है उनमें रफनेस कितनी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा, यानी ये नेचर ऑफ सरफेस पर डिपेंड करेगा। और अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg के बराबर होगी ही सही, ठीक है। एक्सेलरेशन होगा तो बात अलग है, ठीक है। तो यहां पर तीनों सिचुएशन में बॉडी रेस्ट पर है, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg के बराबर है, ठीक है। और mg चाहे ऐसे रखा हो बॉडी या ऐसे रखी हो या बॉडी ऐसे रखी हो, mg की वैल्यू तो सेम होगी, ठीक है। इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन तीनों ओरिएंटेशन में सेम है और तीनों सरफेस सेम है, इसका मतलब म्यू एस की वैल्यू भी सेम है, ठीक है। तो अगर म्यू एस और n सेम है तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ओरिएंटेशन पर यानी एरिया ऑफ सरफेस पर डिपेंड नहीं करेगा कि एरिया कितना अवेलेबल है या एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना ज्यादा है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। बस हमें यह ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ सरफेस चेंज नहीं होनी चाहिए और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ दोनों चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब कि फ्रिक्शन की वैल्यू सभी केस में सेम आएगी, तो सेम इन ऑल केस, ए हमारा आंसर होगा। क्लियर? Next question, if two bodies of different masses initially at rest are acted upon by the same force for the same time,
ठीक है, दो बॉडी है जिनकी डिफरेंट मास है, m1 और m2 मान लेते हैं अपन, ठीक है, अलग अलग बॉडी है, अलग अलग मास है, इनिशियली एट रेस्ट, ये यानी कि इनिशियली जो वेलोसिटी है दोनों की सेम है, u इक्वल टू 0 बोल सकते हैं अपन इसको, इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम u से डिनोट कर रहे हैं, आर एक्टेड अपॉन बाय सेम फोर्स, फोर्स की वैल्यू सेम है फॉर द सेम टाइम, ठीक है, यानी फोर्स एंड डेल्टा टी, फोर्स इज सेम, टाइम इंटरवल डेल्टा टी इज सेम, ओके। अब हमें चेक करना है कि कौन सी जो क्वांटिटीज है वो सेम रहेगी दोनों बॉडीज के लिए, मास डिफरेंट है, ठीक है, m1 और m2 ले लेते हैं अपन। तो पहली बात करते हैं वेलोसिटी की। अब ध्यान से सोचे तो क्योंकि मास डिफरेंट है, एक एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, ठीक है, फोर्स की वैल्यू सारे केसेस में सेम है लेकिन मास अलग है, इसका मतलब एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन विल नॉट बी कांस्टेंट, ठीक है, तो एक्सेलरेशन नॉट कांस्टेंट, दोनों के लिए कांस्टेंट यानी सेम नहीं होगा, ठीक है, और एक्सेलरेशन अलग है तो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाएंगे, ठीक है, तो सेम टाइम है, एक्सेलरेशन अलग है तो v की वैल्यू सेम नहीं आ सकती, ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, यू तो दोनों के लिए जीरो है ही सही लेकिन एक्सेलरेशन अलग अलग है, इस वजह से v की वैल्यू अलग अलग आएगी, ठीक है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्लियर। उसके बाद आते हैं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन तो हमने पहले ही बोला कि एक्सेलरेशन दोनों के लिए सेम नहीं है, यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर बात करते हैं मोमेंटम की, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो तो वेलोसिटी डिफरेंट आ रही है, ठीक है, और मास भी डिफरेंट है, तो इसका मतलब दोनों चीजें डिफरेंट है ना। अब कैसे पता लगाए, हो सकता है कि उनका प्रोडक्ट सेम आ जाए, ठीक है, तो इसके लिए हम एक तरीका लगाते हैं कि हम मोमेंटम ही सीधा निकालें। तो हमें पता है न्यूटन सेकेंड लॉ से फोर्स जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को 1 रखते हैं, तो वो आता है डेल्टा पी यानी चेंज इन मोमेंटम अपॉन डेल्टा टी। तो इससे मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा पी इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई टाइम इंटरवल। अब हमें बोला है कि फोर्स सेम है, ठीक है, और डेल्टा टी सेम है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, दोनों सेम है, इसका मतलब डेल्टा पी की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है, डेल्टा पी की वैल्यू सेम आएगी दोनों बॉडी के लिए। और अगर दोनों बॉडी के लिए चेंज इन मोमेंटम सेम है, इनिशियल मोमेंटम तो दोनों का जीरो है, इसे मोमेंटम क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम भी कितना हो जाएगा जीरो, तो इनिशियल मोमेंटम दोनों का जीरो और चेंज इन मोमेंटम सेम है तो फाइनल मोमेंटम सेम आएगा, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं पी फाइनल माइनस जीरो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, इसका मतलब पी फाइनल की वैल्यू दोनों बॉडीज के लिए सेम आएगी, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर भी हम डी को चेक करते हैं, ठीक है, तो डी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब आप कहोगे सर इसमें भी एम और वी दोनों अलग अलग है, कैसे पता लगाए, ठीक है, तो हम ऐसा फॉर्मूला यूज नहीं करते, हम काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला याद करो, पी स्क्वायर बाई 2m, पी स्क्वायर बाई 2m, ठीक है। अब देखो मास की वैल्यू अलग अलग है दोनों के लिए लेकिन मोमेंटम सेम है, ठीक है, मोमेंटम हमने प्रूव किया था सेम है, ठीक है, दोनों बॉडी के लिए मास अलग अलग है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी को अलग अलग होना पड़ेगा, ठीक है, तो इस फैक्टर की वजह से काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो जाएगी, तो यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी। क्लियर सबको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन कह रहा है इट इज मोर डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंडी रोड देन ऑन अ कंक्रीट रोड, ठीक है, सैंडी रोड, ठीक है, जो रेत वाला रोड होता है, सैंड रेत, उसके ऊपर जब आप चलते हो, ठीक है, तो थोड़ी डिफिकल्टी आपको आती है, ठीक है, जबकि आप कंक्रीट रोड पर आराम से चल लेते हो, ठीक है, तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर दिस इज, ठीक है, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन क्या हो सकता है, ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ी इमेजिनेशन की जरूरत होगी, आपको इमेजिन करना है कि आप एक सैंड के ऊपर चल रहे हैं, आप एक रेत के ऊपर चल रहे हैं, क्या होता है सोच के देखें, ठीक है, तो जब हम सैंड के ऊपर चल रहे हैं, रेत के ऊपर चल रहे हैं, तो होता क्या है कि जैसे आप सैंड पर पैर रखते हो वो पैर अंदर की तरफ धंसता है, ठीक है, थोड़ा सा अंदर की तरफ धंसता है। कंक्रीट रोड पे जैसे आप पैर रखते हो वो बिल्कुल नहीं धंसता है, या बहुत मतलब नेग्लिजिबल, अगर हम बहुत बारीकी से देखें तो लगभग नहीं के बराबर वो अंदर धंस रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सैंड इज नॉट एबल टू प्रोवाइड द नॉर्मल रिएक्शन टू योर फुट,
ठीक है, आपको चलने के लिए जो रिक्वायर्ड नॉर्मल रिएक्शन है वो प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। ठीक है, कम कर रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अंदर ही चले जाते हो, ठीक है, करती है लेकिन बहुत कम। ठीक है, तो सैंड जो है वो नॉर्मल रिएक्शन प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं कर पाते इन कंपेयर टू कंक्रीट। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शन है वो म्यू इनटू एन के बराबर होता है। तो अगर मुझे नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिल पाएगी, ठीक है, तो फिर मेरे को चलने में थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से जो फ्रिक्शन है वो हमें प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं हो पाता। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन बिटवीन सैंड एंड फीट इज लेस देन दैट बिटवीन कंक्रीट एंड फीट। ठीक है, तो फ्रिक्शन हमें प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, इस वजह से ये इसका अप्रोप्रिएट रीजन होगा। ठीक है, क्योंकि हमें चलने के लिए तो मेनली फ्रिक्शन ही चाहिए। ठीक है, तो फ्रिक्शन हमें नहीं मिल पा रहा, इसलिए हम ढंग से नहीं चल पा रहे। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इनमें से आंसर हो सकता है वो फ्रिक्शन ही उसका मेन कारण हो सकता है। तो इसलिए जो आंसर दिया गया वो फ्रिक्शन दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर द कंबाइंड एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में। इसमें थोड़ा सा हमें टॉर्क की भी जरूरत पड़ेगी। टॉर्क क्या होता है? ठीक है, तो आप सब जानते हो सकता है कि आपने बस इस नाम को नहीं सुना हो, लेकिन यूज आप इसका करते रहे हो। ठीक है, बचपन से अभी तक लगातार करते आ रहे हो। ठीक है, कैसे? आप जब भी किसी रूम में एंटर करते हो, कभी भी अपने घर में एंटर करते हो, क्या करते हो? आप दरवाजे को खोलते हो। ठीक है, जो डोर ओपन करते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? डोर क्या आपके साथ ही निकल के बाहर आ जाता है या वो केवल घूमता है? ठीक है, तो हम जानते हैं कि वो डोर घूम जाता है। जैसे आप हैंडल पे फोर्स लगाते हो, वो डोर घूम के ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो घुमाने वाला इफेक्ट है आपके फोर्स का, ठीक है, अगर मैं किसी भी चेयर को पकड़ के खींचूं, ठीक है, तो वो घूमेगी, आपके साथ ही आ जाएगी, वो अपने साथ ही आ जाती है। ठीक है, लेकिन जब डोर की बात करें तो डोर एक साइड से हिंज होता है। ठीक है, एक साइड से वो फिक्स्ड होता है, तो उसकी वजह से वो वाला एंड तो नहीं चल सकता, लेकिन आपने हैंडल से जब पकड़ के फोर्स लगाया तो उसकी वजह से डोर घूम जाता है। तो जो डोर का आपके फोर्स का ये जो इफेक्ट है, ठीक है, उसको घुमाने का, उसे हम टॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? टॉर्क कहते हैं। अब अगर इसको टॉर्क कह रहे हैं तो बात यह है कि अगर मैं इस दरवाजे को तेजी से खींचूं, क्या होगा? इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0 होगी और इस टॉर्क की वजह से इसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वो धीरे धीरे एंगुलर ओमेगा बढ़ाता जाएगा और तेजी से वापस आएगा, तेजी से इधर की तरफ आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके टॉर्क ने ओमेगा चेंज कर दिया। ठीक है, ओमेगा चेंज कर दिया, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो अगर किसी भी बॉडी की इक्विलिब्रियम सिचुएशन की बात होती है तो कंप्लीट, अभी तक वैसे अगर हम लीनियर मोशन में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स 0 होना। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? नेट फोर्स 0 होना। पर अगर मैं एक रिजिड बॉडी, एक सॉलिड बॉडी की बात कर रहा हूं, कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में दो चीजें आती है। एक, उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए और दूसरा, उस पर नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए। यानी कि उसमें रोटेशन में भी ओमेगा चेंज नहीं होना चाहिए और लीनियर में एक्सेलरेशन यानी वेलोसिटी चेंज नहीं होना चाहिए, एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, यूं कह सकते हो। ठीक है, वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए मतलब एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो लीनियर मोशन में वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए और एंगुलर मोशन में ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। तब हम कहते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है। ठीक है, कंप्लीट बॉडी इक्विलिब्रियम सिचुएशन में है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो क्या होगा? कंबाइंड एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस। तो पहला अगर मैं देखूं, ऑल द फोर्सेस मस्ट बी अप्लाइड एट द सेम पॉइंट। ऐसा कोई जरूरी है? मैं इसका एक ही एग्जांपल लेता हूं जिससे बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। सपोज करो कि ये बॉडी है और इस पर इधर से आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाया, इधर से आपने 2 न्यूटन फोर्स लगाया और इधर से आपने 4 न्यूटन लगा दिया। ठीक है, तो क्या ऑल द फोर्सेस मस्ट बी अप्लाइड एट द सेम पॉइंट? ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ठीक है, ये बॉडी लीनियर इक्विलिब्रियम में है और अगर ये सिमेट्रिक बॉडी है और आपने बिल्कुल सेंटर में 4 और ये बिल्कुल एंड्स पर है, या इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में आपने 4 न्यूटन लगाया, तो ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी। ठीक है, ये रोटेट नहीं करेगी। ठीक है, तो ऑल द फोर्सेस मस्ट बी अप्लाइड ऑन द सेम पॉइंट, ये बिल्कुल गलत हो गया, अलग अलग पॉइंट्स पर अप्लाई हो रहे हैं। बी, ऑल द फोर्सेस फ्रॉम पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, अगेन ये गलत हो रहा है, देखो ध्यान से। तो ये 4 न्यूटन और 2 न्यूटन ये इक्वल एंड अपोजिट पेयर नहीं बना रहे, पर बॉडी तो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, सम ऑफ द टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट मस्ट ऑलवेज बी इक्वल टू 0।
ठीक है। तो किसी भी पॉइंट पर जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि अगर इक्विलिब्रियम है तो टॉर्क और नेट फोर्स तो जीरो होना ही चाहिए। तो नेट फोर्स भी मैंने जीरो कर दिया, 2 + 2 4 राइट साइड में लग रहा है और 4 इधर की तरफ लग रहा है और इन दोनों के बिल्कुल सेंटर में से लगाया तो ये घुमा भी नहीं पा रहा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि भाई टॉर्क भी जीरो है। ठीक है, तो यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग। डी देखते हैं, द लाइंस ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब है इसका जो सेंटर है जहां पर आप इसका पूरे मास को कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हो। ठीक है, उसे हम सेंटर ऑफ ये आप कह सकते हो कि पूरे वेट को आप कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हो जिस पॉइंट पर, उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है ये अलग अलग पॉइंट पर लग रहे हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर लगना है कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन भी गलत हो गया। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। क्लियर हुआ आई थिंक आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द रिएक्शन फोर्स डज नॉट कैंसिल द एक्शन फोर्स बिकॉज। ठीक है, तो हमने पढ़ा था, ये कई बच्चों को कंफ्यूजन आता भी है जब हम पढ़ते हैं कि भाई एक्शन और रिएक्शन फोर्स दो बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो इसका मतलब नेट फोर्स जीरो हो जाना चाहिए, पर ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि हम तो न्यूटन थर्ड लॉ में बोलते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो अगर ऐसा होता तो हर बॉडी पर ही नेट फोर्स जीरो हो जाता। ठीक है, क्योंकि हर एक्शन की रिएक्शन तो है ही। ठीक है, बट ऐसा होता तो नहीं है। एक्सेलरेशन नाम की कोई चीज होती है और एक्सेलरेशन कैसे आता है? नेट फोर्स की वजह से आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये बात तो गलत है कि एक्शन रिएक्शन आपस में कैंसिल करेंगे। ठीक है, पर ऐसा क्यों होता है कि एक्शन रिएक्शन आपस में कैंसिल नहीं करते? उसका कारण है कि नेट फोर्स जीरो हमेशा एक बॉडी पर करते हैं अपन, कि भाई एक बॉडी की बात कर रहे हैं कि इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, वो बराबर मैग्नीट्यूड के और डायरेक्शन अपोजिट है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, और नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। लेकिन एक्शन रिएक्शन फोर्स हमेशा दो डिफरेंट बॉडी पर आता है। ठीक है, अगर मान लो मैं इस बोर्ड पर एक फोर्स लगाता हूं यहां पर, तो होगा क्या कि मैं इधर फोर्स लगाऊंगा तो ये मेरे ऊपर फोर्स लगाएगी, तो जो फ्रिक्शन मैंने दिया इसको, ठीक है, वो किसकी वजह से आया? मेरे जो मैंने फोर्स लगाया वो इस बोर्ड पर लगाया और इस बोर्ड ने उसकी रिएक्शन मुझे दी अपोजिट साइड में, तो दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे लगेंगे, इस वजह से किसी का भी फोर्स कैंसिल नहीं हो पाएगा। ठीक है, यानी एक बॉडी पर तो एक ही फोर्स लग रहा है, वो दूसरी बॉडी पर इक्वल अमाउंट का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो क्योंकि ये दो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं इसलिए एक्शन रिएक्शन आपस में कैंसिल नहीं कर पाते। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी। ठीक है, तो डी आपका आंसर सही हो जाएगा। मैग्नीट्यूड बराबर होता ही है इसलिए हम बाकी ऑप्शंस को दे सकते हैं, एक्शन और रिएक्शन। एक्शन फोर्स इज ग्रेटर, गलत हो ही जाएगा, दोनों को बराबर होता है मैग्नीट्यूड। रिएक्शन फोर्स तभी होगा ओनली आफ्टर द एक्शन फोर्स, ये भी गलत है क्योंकि एक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। ठीक है, एक्शन रिएक्शन एक दूसरे पर एक साथ लगते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइम नहीं लगता इसमें। तो रिएक्शन फोर्स इज ग्रेटर, ये बिल्कुल गलत हो गया, तो डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते थे, वुडन ब्लॉक W is suspended by using a cord from a heavy steel ball. The entire system is dropped from the height. ठीक है, neglecting air resistance। तो मतलब ये कह रहा है कि एक वुडन ब्लॉक है और इसको आपने कोड से यानी कोई भी रस्सी ली और उससे एक बॉल को लटका दिया, हैवी स्टील बॉल को। ठीक है, एयर रेजिस्टेंस आपको काउंट नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसके अंदर, ठीक है, उसकी वजह से आंसर डिफरेंट हो सकता था। तो नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस टेंशन इन द कोड, तो जब हमने पढ़ा था कि अगर मैं दो डिफरेंट मास की बॉडी को वैक्यूम के अंदर डालूं तो दोनों का एक्सेलरेशन तो सेम आएगा फ्री फॉल स्टेट के अंदर। ठीक है, तो इस सिचुएशन इज नोन एज फ्री फॉल। ठीक है, जो फ्री फॉल स्टेट में जब दोनों आ रहे हैं, ठीक है, तो जब आप दोनों फ्री फॉल स्टेट में नीचे की तरफ आ रहे हैं तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, एक साथ आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से कोई भी जल्दी नहीं कर रहा नीचे आने की, या कोई रोक नहीं रहा नीचे आने से, दोनों बराबर एक्सेलरेशन से नीचे आ रहे हैं। तो ये इस रस्सी को टाइट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों जब सब सेम ही एक्सेलरेशन से आ रहे हैं तो रस्सी हो नहीं हो क्या फर्क पड़ रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस चेंज होने की कोशिश ही नहीं कर रही। ठीक है, और जब इनके बीच की डिस्टेंस चेंज होने की कोशिश नहीं कर रही तो उस केस में रस्सी जो है वो टाइट नहीं हो पाएगी, और रस्सी जब तक टाइट नहीं होगी तब तक वो टेंशन जनरेट
नहीं करेगी। इसका मतलब इस केस में टेंशन जीरो होगा, कोई टेंशन नहीं लगेगा। ठीक है, तो फर्स्ट आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्री फॉल स्टेट में आपको एक एग्जांपल भी आपने पढ़ा होगा कि भाई जो सैटेलाइट मोशन होता है, सैटेलाइट के अंदर अगर आप वेइंग मशीन लेके जाओगे तो वहां आप वेटलेसनेस फील करोगे। सैटेलाइट में आपको नॉर्मल रिएक्शन नहीं मिल पाती है क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, आपका भी और सैटेलाइट दोनों जी के कारण ही सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी स्टेट जो है वो फ्री फॉल स्टेट कहलाती है। तो फ्री फॉल स्टेट में क्योंकि दो बॉडी के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इस वजह से ना नॉर्मल रिएक्शन आता है ना टेंशन आ रहा है। ठीक है, तो टेंशन की वैल्यू इस केस में कितनी हो जाएगी? जीरो। ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं सर्कस परफॉर्मर ऑफ वेट डब्ल्यू इज स्टैंडिंग ऑन अ वायर एज शोन इन एडजेसेंट फिगर, टेंशन इन द वायर इज। ठीक है, तो अब ये यहां पर बीच में यहां पर खड़े हुए हैं। ठीक है, कोई सर्कस परफॉर्मर है, कोई पर्सन है जो बीच में इस कोड पर खड़ा हुआ है। अब ऑब्वियसली बात है इस पर्सन का कुछ तो वेट होगा। ठीक है, वेटलेस तो नहीं होगा। अगर कुछ वेट है तो उसकी वजह से ये जो कोड है वो स्लाइटली बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको डायग्राम कुछ ऐसा बना सकता हूं कि इसकी वजह से स्लाइटली बेंड हो गई है। ठीक है, हालांकि ये मैंने थोड़ा ज्यादा बना दिया, ठीक है, आपको समझाने के लिए, बट वो बहुत स्लाइटली बेंड हुई है। तो इस केस में अगर मैं यहां पर परपेंडिकुलर डालूं तो अगर इस केस में मैं परपेंडिकुलर डालता हूं, ठीक है, ये एंगल सपोज थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, दोनों साइड से बराबर है। ये पर्सन यहां पर इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ mg, इसको मैं w बोल देता हूं। इधर टेंशन होगी T और इधर भी टेंशन होगी T। तो ध्यान से देखें तो इस T का इधर कंपोनेंट T कोस थीटा होगा और इस T का इधर कंपोनेंट T कोस थीटा होगा, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में टोटल फोर्स 2T कोस थीटा हो गया और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट W के बराबर हो गया। अब इसका इधर कंपोनेंट क्या होगा, तो इधर कंपोनेंट टी साइन थीटा आएगा और इसका कंपोनेंट टी साइन थीटा, वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, तो उसकी बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इस केस में क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स होगा, तो यानी 2t cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा W। ठीक है, मुझे टेंशन की वैल्यू पता करनी है तो T इक्वल टू हो जाएगा W अपॉन 2 cos थीटा। अब अगर मैं जानता हूं कि cos थीटा की वैल्यू, cos 0 कितना होता है 1 और cos 90 होता है 0, तो मतलब बेसिकली cos थीटा की वैल्यू जो है वो 1 से 0 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, और 1 से 0 के बीच में लाई करेगी। अब और सोचो अगर आप, तो अगर मैं 1 से 0 यानी कोई पॉइंट में वैल्यू होगी, ठीक है, मान लेते हैं अपन थोड़े देर के लिए कि ये वैल्यू 0.2 है या 0.5 मान लेते हैं, तो 0.5 माने मतलब 1/2 हो गया, तो ये 1/2 से 2 कट गया यानी कि W हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के अगर ये वैल्यू कुछ भी 0 से 1 के बीच में कुछ भी वैल्यू होगी तो T की वैल्यू ग्रेटर देन W/2 तो आएगी। ठीक है, कि W/2 से तो बड़ी वैल्यू आएगी, ये तो पक्का है। ठीक है, लेकिन अब बात आती है कि ये जो cos थीटा है उसकी वैल्यू सोचे हम, तो ये जो थीटा है, अब कोई पर्सन खड़ा होता है वो बहुत ज्यादा तो बेंड हो नहीं जाएगी, तो थीटा बहुत थोड़ा सा बढ़ेगा, तो थीटा बहुत छोटा आएगा। अगर मान लो ये बहुत थोड़ी सी बेंड हुई है तो थीटा बढ़ जाएगा, थीटा बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये लगभग 90 के आसपास पहुंचेगा। ठीक है, और जितना ये 90 के पास पहुंचेगा, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, और cos 90 की वैल्यू यहां 0 डालोगे तो ये t इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि t की वैल्यू W/2 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है वैसे तो। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको बेंड करेंगे तो ये वैल्यू इनफाइनाइट के पास पहुंचेगी, यानी हम कह सकते हैं कि W/2 से काफी बड़ी होगी। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि मच मोर देन W/2, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
इसमें बोल रहे एन एम्प्टी ऑफिस चेयर इज एट रेस्ट ऑन फ्लोर, कंसीडर द फॉलोइंग फोर्सेस। ठीक है, एक चेयर है जो फ्लोर पे रेस्ट में कंडीशन में रखी हुई है, रेस्ट कंडीशन में मतलब नेट फोर्स तो जीरो है ही सही। ठीक है, तो इस केस में जो चेयर पे फोर्स लगेगा, सपोज ये चेयर है और ये एक फ्लोर पर रखी हुई है, तो इस केस में जो चेयर है उस पर फोर्स, एक तो इसका मास है तो इसका मतलब mg फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा इसे नीचे की तरफ, और ये नीचे जाने से रोकने के लिए ये जो फ्लोर है ये इस चेयर पर नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगा रहा होगा। ठीक है, तो इस चेयर पर इस कंडीशन में दो फोर्स लग रहे हैं, एक इसका वेट जो नीचे ले जाना चाहता है और एक इसको रोकने वाला फोर्स जो कि नॉर्मल रिएक्शन की फॉर्म में फ्लोर लगाएगा चेयर के ऊपर। तो ये दो फोर्स तो इस पे लगेंगे। ठीक है, तो डाउनवर्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी ये लग रहा है, एंड अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ये लग रहा है। अब बात करते हैं नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर। ठीक है, तो एयर का जो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एयर तो सभी डायरेक्शन से फोर्स लगा रही है इस पर, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है। ठीक है, तो अगर हम सोचे तो एयर तो सभी डायरेक्शन से फोर्स लगा रही है, केवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, तो इसका मतलब थर्ड वाला ऑप्शन हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ऑप्शन प्रेजेंट हो, यानी बी। ठीक है, तो बी हमारा इस केस में आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अवर साइंटिफिक कम्युनिटी हैज चूजन फोर्स। ठीक है, चूजन एक फोर्स को फोर्स, स्पीड और टाइम, इसको उन्होंने बेसिक क्वांटिटी की तरह डील किया। ठीक है, एज अ फंडामेंटल मैकेनिकल क्वांटिटी डील किया इंस्टेड ऑफ लेंथ मास टाइम जो कि होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। दे चूज द रेस्पेक्टिव यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड 10, 100 एंड 1/100 सेकेंड, देन यूनिट ऑफ मास इन देयर सिस्टम। ठीक है, तो ये कुछ हद तक यूनिट डायमेंशन से रिलेटेड भी है। ठीक है, इसके साथ फोर्स के साथ साथ। ठीक है, तो हमने इसे फोर्स में कंसीडर किया है। तो इसमें मैग्नीट्यूड जो है, मतलब अगर हम देखें तो जो बेसिक क्वांटिटी हम क्या लेते हैं, मास, लेंथ, टाइम, 7 बेसिक क्वांटिटी जो आप लेते हैं। ठीक है, उसमें मास, लेंथ, टाइम को हम फंडामेंटल क्वांटिटी में लेते हैं, लेकिन उसकी जगह हम जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने फंडामेंटल क्वांटिटीज कुछ डिफरेंट ली है। उन्होंने कहा कि भाई फोर्स, स्पीड और टाइम, इनको मैं फंडामेंटल क्वांटिटी मानूं, तो उस केस में मास जो है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मास की यूनिट क्या हो जाएगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अपन देखें, अपन तो इसमें फोर्स, स्पीड एंड टाइम आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो ये जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो जाएगा चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, m डेल्टा v बाई डेल्टा t। इससे अगर मैं फोर्स की वैल्यू, अब देखो फोर्स आना चाहिए, स्पीड आनी चाहिए और टाइम आनी चाहिए हमारे फॉर्मूले में, तो तीनों चीजें आ रही है, और मास आना चाहिए जो हमें निकालना है। तो इससे मास की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगी फोर्स इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी। ठीक है, और अगर जो उन्होंने यूनिट सिस्टम लिया है उसके अंदर जो यूनिट ऑफ फोर्स है वो 10 न्यूटन को कंसीडर किया गया है। ठीक है, तो यानी 10 मल्टीप्लाइड बाई टाइम की 1/100 एंड डेल्टा वी जो स्पीड है, ठीक है, उसकी यूनिट को 100 लिया गया है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 100 100 10 की पावर 4 हो जाएगा नीचे, और ये 10 की पावर 1 है ही सही, तो ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -4 + 1 यानी 10 की पावर -3 कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, और मास की यूनिट हम केजी लेंगे, तो 10 टू द पावर -3 केजी जो है वो यूनिट ऑफ मास इस सिस्टम के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, तो यानी हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू ब्लॉक्स ए एंड बी आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड आर प्लेस्ड ऑन फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, यहाँ फ्रिक्शन कंसीडर नहीं किया करना है हमें, और दो डिफरेंट सिस्टम हमें दे रखे ए प्लस बी के, इसमें दोनों केस में 90 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, मास ऑफ ए 20 kg है। ठीक है, इसका जो मास हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 20 kg। ठीक है, दोनों केस में, और जो बी का मास है वो 10 kg हमें दिया हुआ है। क्लियर? अब वो बोल रहे हैं कि सिंस बोथ द ब्लॉक्स आर इन कॉन्टैक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय ब्लॉक ए ऑन बी विल बी 90 न्यूटन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय बी ऑन ए विल आल्सो बी 90 न्यूटन। ठीक है, तो दोनों केस में ए और बी का नॉर्मल रिएक्शन आपको फाइंड आउट करना है कि वो कितना आ रहा है। ठीक है, सेम आ रहा है या अलग आ रहा है।
ठीक है, ये हम पता कर लेते हैं। इसके अलावा हमें और क्या पता करना है, द 90 न्यूटन फोर्स विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड इन ए एंड बी। क्या ए और बी जो है उनका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा या सेम होगा, ये भी हम पता करते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये कि क्योंकि दोनों सिस्टम और दोनों सिचुएशन के अंदर दोनों सिस्टम जो है जुड़े हुए हैं, आपस में अटैच्ड है, तो इसका मतलब जब ये फोर्स ए को धक्का मारेगा तो ए भी बी को धक्का मारेगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई ए बी को तोड़ के आगे निकल गया या ए पीछे रह गया बी आगे निकल गया, लगातार फोर्स लगे जा रहा है, तो दोनों कंटिन्यूसली साथ चलेंगे। तो अगर दोनों कंटिन्यूसली साथ चलेंगे, इस केस में भी और इस केस में भी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन दोनों का हमेशा सेम आएगा। ठीक है, और अगर एक्सेलरेशन दोनों का सेम आएगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड डिफरेंट नहीं हो सकते, तो डी ऑप्शन तो गलत है ही सही। पर कितना आएगा वो भी निकाल लेते हैं, तो उसके लिए हम इस कंपोजिट सिस्टम, ठीक है, इस कंबाइंड सिस्टम को एक साथ ले लेते हैं। तो 20 + 10 यानी 30 kg का एक सिस्टम बना लेते हैं अपन, और इस पे फोर्स लगाते हैं 90 न्यूटन का। तो इस केस में इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, हम जानते हैं F = m × a, तो a = फोर्स बाई मास हो जाएगा। तो ये जाएगा 90/30 यानी 3 मीटर/सेकंड²। दोनों ही सिस्टम में 10 + 20 यानी 30 kg का बनेगा कि दोनों केस में एक्सेलरेशन सेम आएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन तो गलत हो गया, 3 मीटर/सेकंड² का एक्सेलरेशन होगा। अब सवाल ये आता है कि बी ए पर कितना फोर्स लगा रहा है या ए बी पर कितना फोर्स लगा रहा है, वो दोनों बराबर ही होंगे, नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन फोर्स होंगे, बट दो डिफरेंट सिचुएशन में क्या नॉर्मल रिएक्शन सेम आएंगे या अलग, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो इस केस में जो सही तरीका होता है वो ये, हम थोड़ा इजी अप्रोच अगर सोचें तो इसमें कहा जाता है कि सबसे जो छोटा फोर्स है, सॉरी जो सबसे बॉडी है, ऐसी बॉडी सेलेक्ट करो जिसमें सबसे कम फोर्स लग रहे हो, ऐसी बॉडी का एफबीडी बनाए तो जल्दी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हालांकि दोनों से आंसर सेम ही आने वाला है, आप किसी भी बॉडी को ले सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बी बॉडी को लेता हूं। तो बी बॉडी पर क्योंकि एक ही फोर्स लग रहे हैं, ए पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक 90 न्यूटन और एक बी का नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन बी बॉडी की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सिचुएशन फर्स्ट की बात कर रहा हूं, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में मैंने बी का एफबीडी बनाया। बी पर ए की वजह से नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, मैं उसको N1 नाम दे देता हूं। ऑब्वियसली बी ए पर भी उतना ही नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, N1 की वैल्यू ए और बी दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो N1 की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो N1 की वैल्यू कितनी होगी, तो एक्सेलरेशन तो 3 मीटर/सेकंड² है ही सही दोनों सिचुएशन में, और बी का मास कितना है 10 kg, तो यानी N1 की वैल्यू हो जाएगी मास इंटू एक्सेलरेशन यानी 10 × 3, तो ये हो जाएगा 30 न्यूटन। NT से डिनोट कर रहा हूं, वैसे न्यूटन को N से बताते हैं। ठीक है, तो N1 की वैल्यू 30 न्यूटन हो जाएगी। ठीक है, अब इस केस सेकंड की बात करते हैं अपन। केस सेकंड में किसका डायग्राम बना है, ठीक है, तो ए का बना लेते हैं, इस पे सबसे कम नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। इसके फोर्स को हम N2 बोल देते हैं। ऑब्वियसली ए बी ए पर जितना लगाएगा ए बी पर उतना ही लगाएगा, तो इसका भी एक्सेलरेशन 3 मीटर/सेकंड² है। तो N2 = हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ए का मास कितना है 20 kg इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 60 न्यूटन। ठीक है, तो इसका मतलब 30 न्यूटन और 60 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय ब्लॉक ए ऑन बी इज 30 न्यूटन इन सिचुएशन फर्स्ट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बाय ब्लॉक बी ऑन ए इज 60 न्यूटन इन सेकेंड सिचुएशन। ठीक है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ओके, तो तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, यानी अभी तक जो जितने भी क्वेश्चंस अभी तक IGSO स्टेज 1 में इस चैप्टर से आए हैं, फोर्स एंड NLM से, ठीक है, वो हमने इसमें डिस्कस किए हैं। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, ठीक है, क्या आंसर आए, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, इसी तरह के नेक्स्ट चैप्टर हम लेके आने वाले हैं, ठीक है, जल्द ही आपके लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।